अध्याय 13। जिनजिन का न्यायपूर्ण निर्णय। अगली सुबह सभी साहसी लोग पुनः एकत्रित हुए, जब उन्हें विभिन्न महलों से टिटिटी हुचू के निवास स्थान पर लाया गया तथा राज्य के महान हॉल में ले जाया गया। पहले की तरह पहली घंटी बजने तक हमारे दोस्तों और उनके अनुरक्षकों के अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक पल में कमरा देश के खूबसूरत राजाओं और रानियों से भर गया। दूसरी घंटी ने शक्तिशाली जिनजिन के सिंहासन पर उपस्थिति को चिन्हित किया, जिसका सुंदर चेहरा हमेशा की तरह शांत और भावहीन था। सभी ने शासक के सामने सिर झुकाया। उनकी आवाजें धीरे से बुदबुदाईं, हम निजी नागरिक का अभिवादन करते हैं, शासकों में सबसे शक्तिशाली, जिसका वचन कानून है और जिसका कानून न्यायपूर्ण है। टिटिटी हुचू ने सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया। फिर शानदार सभा की ओर देखते हुए और अपने सामने मौजूद साहसी लोगों के छोटे से समूह की ओर देखते हुए उसने कहा, एक असामान्य बात हुई है। हमारे अलावा अन्य देशों के निवासी, जो कई मायनों में हमसे अलग हैं, निषिद्ध ट्यूब के माध्यम से हमारे ऊपर थोपे गए हैं, जिसे हमारे लोगों में से एक ने सालों पहले मूर्खतापूर्वक बनाया था और उसे उसकी मूर्खता के लिए उचित रूप से दंडित किया गया था। लेकिन इन अजनबियों को यहाँ आने की कोई इच्छा नहीं थी और दुनिया के दूसरी तरफ के एक क्रूर राजा, जिसका नाम रगगेडो था, ने दुष्टतापूर्वक ट्यूब में धकेल दिया। ये राजा अमर है, लेकिन वह अच्छा नहीं है। उसकी जादुई शक्तियों ने मानव जाति को लाभ पहुँचाने की बजाय अधिक नुकसान पहुँचाया। क्योंकि उसने शैगी मैन के भाई को अन्यायपूर्वक कैदी बना रखा था, इसलिए ईमानदार लोगों के इस छोटे समूह, जिसमें नश्वर और अमर दोनों शामिल थे, ने रगगेडो को जीतने और उसे दंडित करने का निश्चय किया। उन्हें डर था कि वे इसमें सफल हो सकते हैं, इसलिए नोम राजा ने उन्हें गुमराह किया ताकि वे ट्यूब में गिर जाएं। अब इसी रगगेडो को मैंने कई बार चेतावनी दी है कि अगर उसने कभी भी इस निषिद्ध ट्यूब का किसी भी तरह से इस्तेमाल किया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। परी अभिलेखों का हवाला देते हुए मुझे पता चला कि इस राजा के सेवक क्लिको नामक एक नोम ने अपने मालिक से विनती की थी कि वह ऐसा गलत काम ना करे कि इन लोगों को ट्यूब में गिरा दे और उन्हें हमारे देश में गिरा दे। लेकिन रगगेडो ने मेरी और मेरे आदेशों की अवहेलना की, इसलिए ये अजनबी किसी भी गलत काम के लिए निर्दोष हैं। केवल रगगेडो ही सजा का हकदार है और मैं उसे सजा दूंगा। वो एक पल रुका और फिर उसी ठंडी, निर्दय आवाज में बोला, इन अजनबियों को ट्यूब के माध्यम से दुनिया के अपने हिस्से में वापस लौटना होगा, लेकिन मैं उनके पतन को पहले की तुलना में अधिक आसान और सुखद बना दूंगा। साथ ही मैं उनके साथ प्रतिशोध का एक उपकरण भी भेजूंगा, जो मेरे नाम पर रगगेडो को उसकी भूमिगत गुफाओं से बाहर निकाल देगा, उसकी जादुई शक्तियों को छीन लेगा और उसे धरती पर एक बेघर भटकने वाला बना देगा, एक ऐसी जगह जिससे वह घृणा करता है। इस सजा की कठोरता को देखकर राजा और रानियों में थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन किसी ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि सभी को एहसास था कि यह सजा उचित थी। टिटिटी हुचू ने कहा, अपने प्रतिशोध के साधन का चयन करते समय मैंने महसूस किया है कि यह एक अप्रिय मिशन होगा। इसलिए हम में से कोई भी व्यक्ति जो निर्दोष है, उसे इसे करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इस अद्भुत भूमि पर शायद ही कोई व्यक्ति गलती करता है, चाहे वह थोड़ी सी भी हो, और अभिलेखों की जांच करने पर मैंने पाया कि किसी भी राजा या रानी ने कोई गलती नहीं की थी। नहीं उनके अनुयायियों या सेवकों में से किसी ने कोई गलत काम किया था। लेकिन अंत में मैं ड्रैगन परिवार के पास आया, जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं, और तब मुझे क्वॉक्स की गलती का पता चला। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, क्वॉक्स एक युवा ड्रैगन है जिसने अभी तक अपनी जाति की बुद्धि हासिल नहीं की है। इस कमी के कारण वह अपने सबसे पुराने पूर्वज, मूल ड्रैगन के प्रति अनादरपूर्ण रहा है। एक बार उसे अपने काम से मतलब रखने के लिए कहा और फिर से कहा कि प्राचीन ड्रैगन उम्र के साथ मूर्ख हो गया है। हम जानते हैं कि ड्रैगन परियों के समान नहीं हैं और वे पूरी तरह से हमारे कानूनों द्वारा निर्देशित नहीं हो सकते हैं। फिर भी क्वॉक्स ने जो अनादर दिखाया है, उसे हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने क्वॉक्स को अपने शाही प्रतिशोध के साधन के रूप में चुना है और वह इन लोगों के साथ ट्यूब से गुजरेगा और रगगेडो को वह सजा देगा जो मैंने तय की है।
सभी ने शांतिपूर्वक ये भाषण सुना था और अब राजाओं और रानियों ने जिनजिन के निर्णय पर अपनी स्वीकृति दर्शाने के लिए गंभीरतापूर्वक सिर झुकाया। टिटिटी हुचू ने ट्यूबकिंस की ओर रुख किया। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, उन्होंने कहा, इन अजनबियों को ट्यूब तक ले जाओ और देखो कि वे सभी उसमें प्रवेश कर जाएं। ट्यूब का राजा, जिसने सबसे पहले हमारे दोस्तों को खोजा था और उन्हें प्राइवेट सिटीजन के पास लाया था, आगे बढ़ा और झुककर प्रणाम किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, जिनजिन और सभी राजा रानियां अचानक गायब हो गए और केवल ट्यूबकिंस ही दिखाई देने लगे। ठीक है, बेत्सी ने आह भरते हुए कहा, मुझे वापस जाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जिनजिन ने हमारे लिए इसे आसान बनाने का वादा किया है। दरअसल, रानी एन और उनके अधिकारी ही एकमात्र ऐसे लोग थे जो गंभीर दिख रहे थे और वापसी की यात्रा से डरते दिख रहे थे। एक बात जो एन को परेशान कर रही थी, वह थी टिटिटी हुचू की इस भूमि पर विजय प्राप्त करने में उनकी विफलता। जब वे अपने गाइड के साथ बगीचों से होते हुए ट्यूब के मुहाने तक पहुंचे, तो उन्होंने शैगी से कहा, मैं विश्व को कैसे जीत सकता हूँ, यदि मैं चला जाऊं और इस समृद्ध देश को बिना जीते छोड़ जाऊं। आप नहीं कर सकते, उन्होंने जवाब दिया। कृपया मुझसे कारण मत पूछिए, क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों नहीं, एन ने कहा, लेकिन शैगी ने सवाल पर कोई ध्यान नहीं दिया। ट्यूब के इस सिरे पर चांदी का किनारा था और उसके चारों ओर सोने की रेलिंग थी जिस पर एक चिन्ह लगा हुआ था जिस पर लिखा था, यदि आप बाहर हैं, तो वहीं रहें। अगर आप अंदर हैं, तो बाहर मत आइए। ट्यूब के अंदर एक छोटी सी चांदी की प्लेट पर ये शब्द उत्कीर्ण थे, द्वारा खोदा और बनाया गया। जादूगर येर गार्गो, विश्व के वर्ष में 19625478। अपने स्वयं के विशेष उपयोग के लिए। मुझे कहना होगा कि वह कोई बिल्डर था, बेत्सी ने टिप्पणी की, जब उसने शिलालेख पढ़ा, लेकिन अगर उसे उस तारे के बारे में पता होता तो मुझे लगता है कि वह अपना समय सॉलिटेयर खेलने में बिताता। अच्छा, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? शैगी ने पूछा, जो शुरू करने के लिए अधीर था। क्वॉक्स, ट्यूबकिंस ने उत्तर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उसे आते हुए सुना है। क्या युवा ड्रैगन अदृश्य है? एन ने पूछा, जिसने कभी जीवित ड्रैगन नहीं देखा था और उससे मिलने से थोड़ा डरती थी। नहीं, वास्तव में, ट्यूब के राजा ने उत्तर दिया। आप उसे 1 मिनट में देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि आप कंपनी छोड़ दें, मुझे यकीन है कि आप चाहेंगे कि वह अदृश्य हो जाए। तो फिर क्या वह खतरनाक है? फाइल्स ने पूछा। बिल्कुल नहीं, लेकिन क्वॉक्स मुझे बहुत थका देता है, ट्यूबकिंस ने कहा, और मैं उसकी संगति से ज्यादा उसका कमरा पसंद करता हूँ। उसी समय एक खरोंचने की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे नजदीक आती गई और फिर 2 बड़ी झाड़ियों के बीच से एक विशाल अजगर प्रकट हुआ, जो उस समूह के पास आया, अपना सिर हिलाया और कहा, सुप्रभात। यदि क्वॉक्स जरा भी शर्मीला होता, तो मुझे यकीन है कि वह समूह में हर किसी की आश्चर्यचकित निगाहों को देखकर असहज महसूस करता, बेशक ट्यूबकिंस को छोड़कर, जो आश्चर्यचकित नहीं था क्योंकि उसने क्वॉक्स को कई बार देखा था। बेत्सी ने सोचा था कि युवा ड्रैगन एक छोटा ड्रैगन होगा, लेकिन यहाँ एक इतना विशाल था कि लड़की ने फैसला किया कि वो पूर्ण विकसित होना चाहिए, यदि बहुत बड़ा नहीं है। उसका शरीर एक सुंदर आसमानी नीले रंग का था और उस पर चमकीले चांदी के तराजू लगे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक एक सविंग ट्रे जितना बड़ा था। उसकी गर्दन के चारों ओर एक गुलाबी रिबन था, जिसके बाएं कान के ठीक नीचे एक धनुष था, और रिबन के नीचे मोतियों की एक चेन दिखाई दे रही थी, जिसमें एक सुनहरा लॉकेट जुड़ा हुआ था जो लगभग बास ड्रम के अंत जितना बड़ा था। इस लॉकेट में कई बड़े और सुंदर गहने जड़े हुए थे। क्वॉक्स का सिर और चेहरा खास तौर पर बदसूरत नहीं था, जब आप समझते हैं कि वो एक ड्रैगन था, लेकिन उसकी आंखें इतनी बड़ी थीं कि उसे पलक झपकाने में बहुत समय लगता था और जब भी वह मुस्कुराता था तो उसके दांत बहुत तीखे और भयानक लगते थे। इसके अलावा उसके नथुने काफी बड़े और चौड़े थे, और जो लोग उसके पास खड़े होते थे, उन्हें गंधक की गंध आ सकती थी, खासकर जब वह आग उगलता था, जैसा कि ड्रैगन का स्वभाव है। उसकी लंबी पूंछ के अंत में एक बड़ी बिजली की रोशनी लगी हुई थी।
शायद इस समय ड्रैगन की उपस्थिति के बारे में सबसे अनोखी बात ये थी कि उसकी पीठ पर सीटों की एक पंक्ति लगी हुई थी, पार्टी के प्रत्येक सदस्य के लिए एक सीट। ये सीटें डबल थीं, जिनकी पीठ घुमावदार थी ताकि 2 लोग उन पर बैठ सकें, और ऐसी 12 डबल सीटें थीं जो ड्रैगन के मोटे शरीर के चारों ओर मजबूती से बंधी हुई थीं और एक के पीछे एक रखी हुई थीं, एक पंक्ति में जो उसके कंधों से लेकर लगभग उसकी पूंछ तक फैली हुई थी। आहा, ट्यूबकिंस ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि टिटिटी हूचू ने क्वॉक्स को एक कैरियर में बदल दिया है। मुझे इस बात की खुशी है, बेत्सी ने कहा। मुझे उम्मीद है, मिस्टर ड्रैगन, आपको हमारी पीठ पर सवारी करने से कोई आपत्ति नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, क्वॉक्स ने जवाब दिया। मैं अभी बदनाम हूँ, आप जानते हैं, और मेरे अच्छे नाम को बचाने का एकमात्र तरीका जिन-जिन के आदेशों का पालन करना है। अगर वह मुझे बोझा ढोने वाला जानवर बनाता है, तो यह मेरी सज़ा का सिर्फ एक हिस्सा है, और मुझे इसे ड्रैगन की तरह सहना होगा। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी दोष नहीं देता, और मुझे उम्मीद है कि आप सवारी का आनंद लेंगे। कृपया चढ़ें। दुनिया के दूसरे छोर के लिए सभी सवार हो जाएं। चुपचाप वे अपनी जगह पर बैठ गए। हैंक बेत्सी के साथ आगे की सीट पर बैठ गया, ताकि वह अपने आगे के खुरों को ड्रैगन के सिर पर टिका सके। उनके पीछे शैगी और पॉलीक्रोम थे, फिर फाइल्स और प्रिंसेस और क्वीन इन और टिकटॉक। अधिकारी पीछे की सीटों पर सवार थे। जब सभी अपनी जगह पर चढ़ गए तो ड्रैगन बिल्कुल उन दर्शनीय स्थलों की गाड़ियों में से एक जैसा लग रहा था जो बड़े शहरों में आम है, केवल उसके पास पहियों के बजाय पैर थे। सब तैयार हैं? क्वॉक्स ने पूछा, और जब उन्होंने बताया कि सब तैयार हैं तो वह रेंगते हुए ट्यूब के मुहाने पर गया और अपना सिर अंदर डाल दिया। अलविदा और आपको शुभकामनाएं, ट्यूबकिंस ने पुकारा, लेकिन किसी ने उत्तर देने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि तभी ड्रैगन ने अपना विशाल शरीर ट्यूब में सरका दिया था और दुनिया के दूसरे छोर की यात्रा शुरू हो गई थी। पहले तो वे इतनी तेजी से चले कि उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन कुछ ही देर में क्वॉक्स की गति धीमी हो गई और वह खिलखिलाकर हंसने लगा। मेरे तराजू, लेकिन ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। मुझे लगता है कि मुझे धीरे धीरे गिरना चाहिए, नहीं तो मुझे चक्कर आ सकता है। क्या दुनिया का दूसरा छोर बहुत दूर है? क्या आप पहले कभी इस ट्यूब से नहीं गुजरे हैं? शैगी ने पूछा। कभी नहीं। नहीं, हमारे देश में किसी और ने ऐसा किया है, कम से कम जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से नहीं। ये कितने समय पहले की बात है? बेत्सी ने पूछा। क्या मैं पैदा हुआ था? ओह, बहुत पहले नहीं। मैं तो बस एक छोटा बच्चा हूँ। अगर मुझे इस यात्रा पर नहीं भेजा गया होता तो मैं अगले गुरुवार को अपना 3056वां जन्मदिन मनाता। माँ मेरे लिए 3056 मोमबत्तियों वाला जन्मदिन का केक बनाने वाली थी, लेकिन अब जाहिर है कोई जश्न नहीं होगा, क्योंकि मुझे डर है कि मैं इसके लिए समय पर घर नहीं पहुँच पाऊंगा। 3056 साल, बेत्सी चिल्लाई। क्यों? मुझे नहीं पता था कि कोई भी चीज़ इतने लंबे समय तक जीवित रह सकती है। मेरे आदरणीय पूर्वज, जिन्हें मैं एक मूर्ख बूढ़ा पाखंडी कहता अगर मैंने सुधार न किया होता, इतने बूढ़े हैं कि मैं उनकी तुलना में एक बच्चा मात्र हूँ, क्वॉक्स ने कहा। वे दुनिया की शुरुआत से ही हैं, और हमें 50,000 साल पहले हुई घटनाओं की कहानियाँ सुनाने पर जोर देते हैं, जो मेरे जैसे युवाओं के लिए बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है। वास्तव में, दादाजी को आज तक की जानकारी नहीं है। वे पूरी तरह से अतीत में जीते हैं, इसलिए मैं उनके आज जीवित होने का कोई अच्छा कारण नहीं देख सकता। क्या आप लोग अपना रास्ता देख पा रहे हैं, या मैं और रोशनी डालूं? ओह, हम बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, धन्यवाद। केवल हमारे अलावा देखने के लिए कुछ भी नहीं है, बेत्सी ने उत्तर दिया। ये सच था। ड्रैगन की बड़ी बड़ी आंखें किसी कार की हेडलाइट की तरह थीं और ट्यूब को उनसे बहुत दूर तक रोशन कर रही थीं। साथ ही उसने अपनी पूंछ को ऊपर की ओर मोड़ा ताकि उसके सिरे पर बिजली की रोशनी से वे एक दूसरे को बिल्कुल साफ देख सकें। लेकिन ट्यूब खुद केवल गहरे रंग की धातु थी, कांच की तरह चिकनी, लेकिन एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिल्कुल एक जैसी। इसलिए यात्रा में कोई दिलचस्प दृश्य नहीं था। वे अब इतने धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे कि यात्रा पूरी तरह से आरामदायक साबित हो रही थी,
जैसा कि जिनजिन ने वादा किया था, लेकिन इसका मतलब था कि यात्रा लंबी होगी और समय बिताने का एकमात्र तरीका बातचीत में शामिल होना था। ड्रैगन एक इच्छुक और लगातार बात करने वाला व्यक्ति लग रहा था और वह उनके लिए इतना दिलचस्प था कि उन्होंने उसे बात करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसकी आवाज़ थोड़ी कर्कश थी, लेकिन जब कोई इसकी आदत डाल लेता है तो यह अप्रिय नहीं होती। मेरा एकमात्र डर, उसने तुरंत कहा, यह है कि ट्यूब की सतह पर लगातार फिसलने से मेरे पंजे कुंद हो जाएंगे। आप देखिए, ये छेद सीधा नीचे नहीं है, बल्कि एक खड़ी ढलान पर है, और इसलिए हवा में स्वतंत्र रूप से लुढ़कने के बजाय मुझे ट्यूब के साथ स्केटिंग करनी होगी। सौभाग्य से मेरे टूल किट में एक फाइल है, और अगर मेरे पंजे कुंद हो जाते हैं तो उन्हें फिर से तेज किया जा सकता है। तुम्हें तीखे पंजे क्यों चाहिए? बेत्सी ने पूछा। वे मेरे स्वाभाविक हथियार हैं, और आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि मुझे रुडगेडो पर विजय पाने के लिए भेजा गया है। ओह, आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, रानियन ने अपने अत्यंत अभिमानी अंदाज में कहा, क्योंकि जब हम रुडगेडो पहुंचेंगे तो मैं और मेरी अजेय सेना आपकी सहायता के बिना ही उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बहुत बढ़िया, ड्रैगन ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। अगर तुम सफल हो गए तो इससे मुझे बहुत परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने पंजे भी फाइल कर लूंगा वैसे ही। उसने ये कहते हुए एक लंबी सांस ली और उसके मुंह से कई फीट लंबी लपटें निकलीं। बेत्सी कांप उठी और हैंक ने कहा कि हाँ, जबकि कुछ अधिकारी डर के मारे चिल्लाने लगे। लेकिन ड्रैगन को यह एहसास नहीं हुआ कि उसने कुछ असामान्य किया है। क्या तुम्हारे अंदर आग है? शैगी ने पूछा। बेशक, क्वॉक्स ने जवाब दिया। अगर मेरी आग बुझ गई तो मैं किस तरह का ड्रैगन बन जाऊंगा? ये कैसे चलता रहता है? बेत्सी ने पूछा। मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि यह वहाँ है, क्वॉक्स ने कहा। आग मुझे जिंदा रखती है और मुझे चलने फिरने, सोचने और बोलने में सक्षम बनाती है। आह, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, टिक-टॉक ने कहा। बस फर्क इतना है कि मैं घड़ी के हिसाब से चलता हूँ, जबकि तुम आग के हिसाब से चलते हो। मुझे हमारे बीच कोई समानता नहीं दिखती, मुझे कबूल करना होगा, क्वॉक्स ने कर्कश स्वर में कहा। तुम कोई जीवित चीज नहीं हो, तुम एक डमी हो, टिक-टॉक ने कहा, लेकिन मैं कुछ चीजें कर सकता हूँ, आपको ये स्वीकार करना होगा। हाँ, जब तुम घायल हो जाते हो, ड्रैगन ने व्यंग्यपूर्वक कहा। लेकिन अगर तुम भागते हो, तो तुम असहाय हो जाते हो। क्या होगा, क्वॉक्स, अगर तुम्हारा पेट्रोल खत्म हो गया? शैगी ने पूछा, जिसे अपने दोस्त पर यह हमला पसंद नहीं आया। मैं गैसोलीन का उपयोग नहीं करता। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी आग खत्म हो गई। ऐसा मानने का क्या फायदा है? क्वॉक्स ने पूछा। मेरे परदादा दुनिया की शुरुआत से ही जीवित हैं, और उन्हें कभी भी आगे बढ़ने के लिए आग की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे जैसे वे बड़े होते जा रहे हैं, उनमें धुआं ज्यादा और आग कम होती जा रही है। जहाँ तक टिक-टॉक की बात है, तो वह अपने तरीके से ठीक है, लेकिन वह सिर्फ तांबा है। और मेटल मोनाक तांबे को अच्छी तरह से जानता है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर रगगेडो अपनी भट्टियों में से एक में टिक-टॉक को पिघलाकर उससे तांबे के सिक्के बना दे। टिक-टॉक ने शांतिपूर्वक टिप्पणी की, उस स्थिति में भी मैं आगे बढ़ता रहूंगा। पैसे तो होते हैं, बेत्सी ने खेदपूर्वक कहा। ये सब बकवास है, रानी ने झुंझलाहट के साथ कहा। टिक-टॉक मेरी महान सेना है, सभी अधिकारी को छोड़कर, और मुझे विश्वास है कि वह आसानी से रगगेडो पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होगा। आप क्या सोचते हैं, पॉलीक्रोम? आप उसे कोशिश करने दे सकते हैं, रेनबो की बेटी ने अपनी मधुर हंसी के साथ उत्तर दिया, जो छोटी घंटियों की झनकार जैसी लग रही थी। और अगर टिक-टॉक विफल हो जाता है, तो आपके पास अभी भी आग उगलने वाला बड़ा ड्रैगन है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। आह, ड्रैगन ने कहा, उसके मुंह और नथुनों से आग की एक और चादर फूट रही थी। यह एक बुद्धिमान छोटी लड़की है, ये पॉलीक्रोम। कोई भी जान सकता है कि वह एक परी है।